गल्फ की फिजा में जंग का साया गहरा हो रहा है और ईरान और इजराइल की बढ़ती हुई कशमकश ने गल्फ को एक ऐसे इम्तिहान के मोड़ पर ला दिया है जहां खामोशी तूफान का पेश खेमा लगती है। और जब सुपर पावर्स प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं तो समझ लीजिएगा कि कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं, डायरेक्शनलेस डिस्ट्रक्शन की भी हो सकती है। कुछ वक्त पहले जो शैडो वॉर के तौर पर शुरू हुआ वो सीधा रीजनल वॉर बन गया। और ये जंग सिर्फ मैप्स पर नहीं लड़ी जा रही, ये पेट्रोल पंप्स, क्लासरूम्स और स्टॉक मार्केट्स तक महसूस हो रही है। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर ईरान के अंदर गहरे एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स किए। वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने इसे प्री एम्प्टिव ऑपरेशन कहा, मतलब तेहरान के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश। लेकिन जो चीज सालों से लिमिटेड और शैडो एक्सचेंजेस तक महदूद थी वो कुछ ही घंटों में एक पूरे रीजनल वॉर में तब्दील हो गई। ईरान ने जवाब में अपने एलाइड मिलिशियाज के जरिए कई फ्रंट्स खोल दिए। शुरुआती स्ट्राइक्स ईरान के स्ट्रैटेजिक कोर पर थे। तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के कुछ हिस्सों को हिट किया गया। डिफेंस और इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स से जुड़ी फैसिलिटीज भी निशाने पर रही। इस्फहान, कोम, केरमानशाह और कराज में मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया जा सके। लेकिन जंग में प्रिसीजन का लफ्ज अक्सर ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। मेनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर स्ट्राइक हुआ जहां रिपोर्टेडली 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स जान से हाथ धो बैठे। ग्लोबल मीडिया के मुताबिक सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि तेहरान के ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 550 लोग हलाक हो चुके हैं। एस्केलेशन का सबसे खतरनाक पहलू न्यूक्लियर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है। इस्फहान और कौम के करीब यूरेनियम एनरिचमेंट और एडवांस सेंट्रीफ्यूज रिसर्च फैसिलिटीज को डैमेज पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं। वॉशिंगटन और टेल अवीव ने इन स्ट्राइक्स को स्ट्रैटेजिकली नेसेसरी कहा, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने गहरी तशवीश जाहिर की। एजेंसी का कहना है कि सेफ गार्डेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन का रिस्क पैदा करते हैं और ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को कमजोर करते हैं। उन्होंने सीधा वार्निंग दी कि न्यूक्लियर साइट्स को कभी भी बैटलफील्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके इंसानी और एनवायरमेंटल नुकसानात इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से तेल अवीव और हाइफा को टारगेट किया। कैजुअलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचा, जिसके बाद इजराइल ने अपनी एयर ऑपरेशंस और तेज कर दी। सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फायर किए, जिसका जवाब इजराइल ने बेरूत के सदर्न सबर्ब्स और बेका वैली पर स्ट्राइक से दिया। गल्फ रीजन में ईरान के प्रोजेक्टाइल्स ने कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक और जॉर्डन में यूएस बेसिस और एलाइड इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। इससे ऑपरेशनल थिएटर और ज्यादा वाइड हो गया और एक्सीडेंटल एस्केलेशन का रिस्क भी बढ़ गया। अब अगर कैजुअलिटीज का हिसाब देखें तो अब तक के रिपोर्टेड नंबर्स के मुताबिक ईरान में 550 अमवात, इजराइल में 9, लेबनान में 31, 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए, 3 F-15 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए और गल्फ के कई स्टेट्स में सिविलियन फेटलिटीज और इंजरीज रिपोर्ट हुई। यानी फ्रंट लाइन सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा रीजन बन चुका है। अब इसका असर देखें तो ये एक इकोनॉमिक झटका भी है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे आबनाई हॉर्मुज भी कहते हैं, उस पर नजर आया। दुनिया की लगभग 20% ऑयल और LNG सप्लाईज इसी रूट से गुजरती हैं। ईरान ने शिपिंग में रुकावट डाल दी, जिससे 150 से ज्यादा टैंकर्स डिले या रीरूट हुए। फ्रेट रेट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम तेजी से बढ़ गए। ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस शूट अप हो गई। सिचुएशन और सीरियस तब हुई जब ईरानियन ड्रोन्स ने सऊदी आरामको की फैसिलिटीज रास तरनूरा, दमाम के जो करीब है, पर स्ट्राइक्स किए। प्रिकॉशनरी शटडाउन्स ने गल्फ एक्सपोर्ट कैपेसिटी की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर दी। अगर ये डिसरप्शन लंबा चलता है तो ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा सकती हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और इंटेंस हो सकते हैं। एशिया और यूरोप जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। ये भी इम्कान है कि 6 से 8% इंक्रीज देखा जाएगा ऑयल और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर। सीधी सी बात है, सोना भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रेड स्लो, मार्केट्स वॉलेटाइल और स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ। नाज़रीन, जंग के मैदान में मिसाइल्स गिरती हैं, लेकिन उनकी गूंज स्टॉक मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स तक सुनाई देती है। लीडर्स स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बोलते हैं, आवाम सर्वाइवल सोचती है। इसके बरक्स देखें तो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स में इजाफा हुआ और कश्मीर में भी इसका गहरा असर नजर आया। श्रीनगर वादी के दूसरे हिस्सों में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट्स और मॉर्निंग प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए, जहां ब्लैक फ्लैग्स और ख़ामनेई के पोर्ट्रेट्स के साथ लोग ईरान के
साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट इतने वसी हुए कि अथॉरिटीज़ ने लाल चौक जैसी जगहों को सील भी किया और इंटरनेट स्पीड स्लो कर दी गई। और सरगर्मियों के बावजूद लोगों के जज्बात में गम और बेचैनी दोनों का मेल था, क्योंकि खौमनाई सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक रूहानी शख्सियत भी थे। वैसे तो कश्मीर के बहुत से स्टूडेंट्स भी मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज़ के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों खासकर ईरान और गल्फ मुल्कों में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन अभी चल रही तनाज़ाती सूरत हाल ने उनके लिए परेशानी पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में तकरीबन 3000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अराउंड 2000 कश्मीर से बिलोंग करते हैं और उनमें से लगभग 1300 अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जहाँ तनाज़े के सबब सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ गए हैं और पेरेंट्स और फैमिलीज बहुत परेशान और बेयकीनी का शिकार हैं। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस आग में सबसे ज़्यादा जलेगा कौन, फौज, स्टूडेंट्स या फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी। मिसाइल सिर्फ टारगेट को नहीं लगती, उनकी गूंज दूर बैठे लोगों की रोजी, तालीम और मुस्तकबिल को भी हिला देती है। जंग चाहे गल्फ में हो, उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और आम इंसान की जेब तक पहुंच ही जाता है। और जब तक सियासी फैसले बैटलफील्ड से बढ़कर इंसानियत को मरकज नहीं बनाते, हर जीत अपने साथ एक नई हार भी लेकर आती रहेगी। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।